सो हमें हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग में वही सा होती है जहाँ पे लास्ट पार्ट एंड हुआ था और हमने देखा था कि यहाँ किन्मो का सामना लिटिल ओल्ड रुलाई और दाओस लिंगिन से हो जाता है, जहाँ इनके बीच एक एपिक बैटल होती है और सुबह होने से पहले इनके बीच बैटल खत्म भी हो जाती है। लेकिन जियानॉन समेत बाकी सारे लोग किन्मो के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किन्मो सभी को निपटा के रख देता है। साथ ही जो जियानॉन थी वो वापस से सर्वाइव कर जाती है और यहाँ से एस्केप कर लेती है। अब तभी जब किन्मो केयरफ्री विलेज की तलाश में आगे बढ़ता है तो यहाँ पे वो पाता है कि जो दाओइस्ट लिंगियन थे वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। ये देखकर किन्मो अपनी हेल्प उन्हें ऑफर करता है, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और किन्मो का अब आगे का सफर क्या होगा यही हम इस एपिसोड में जानने वाले हैं। और अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दाओइस्ट लिंगियन को दिखाया जाता है, जो कि इंजर्ड सिचुएशन में किन्मो की ओर देख रहा था और कहने लगता है कि जैसा कि मैंने स्वॉर्ड गॉड के डिसाइपल से यही उम्मीद किया था कि वो जरूरतमंद लोगों को कभी भी ऐसे मुश्किल में नहीं छोड़ेगा और मैं बहुत ज्यादा इंजर्ड हूँ, इसी के चलते मैंने इस फॉर्मेशन को सेटअप किया ताकि जो वाइल्ड बीस्ट है वो लोग मुझे रिकॉग्नाइज ना कर पाए और मुझसे दूर रहे। लेकिन मुझे पता था कि तुम्हारे जैसा एक टैलेंटेड पर्सन इसे इजीली रिकॉग्नाइज कर लेगा। तभी किन्मो आगे आने की कोशिश करता है तो वो उस बैरियर को हटा देते हैं और किन्मो इनका इलाज करना शुरू कर देता है, जिसके जख्मों के आसपास कुछ नीडल्स को लगाकर उसे कुछ हीलिंग पिल्स भी देता है। अब यहाँ पे थोड़ी देर में इसकी कंडीशन पहले से ज्यादा स्टेबल हो जाती है और तभी वो पहले से ज्यादा बेहतर फील करता है और अपने पैरों के बल खड़ा भी हो जाता है और किन्मो की तारीफ करते हुए कहता है कि मैंने स्वॉर्ड गॉड के डिसाइपल से उम्मीद नहीं किया था कि वो मेडिकल में इतना ज्यादा माहिर होगा। यकीन नहीं होता कि तुमने मेरे जख्मों को इतनी जल्दी भर दिया। अब तभी किन्मो से वो इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं कि उसे अपना डिसाइपल बनने का ऑफर देने लगते हैं, जो सुन के तो किन्मो भी हैरान था और वो कहने लगते हैं कि तुम्हें हमेशा मेरे साइड रहना होगा और मैं डार्कनेस में तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूंगा। और हाँ, ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि स्वॉर्ड गॉड से कम मैं तुम्हें कुछ सिखाने वाला हूँ। स्वॉर्ड गॉड भी काफी ज्यादा माहिर है, लेकिन मैं भी किसी चीज से कम नहीं हूँ। जो चीज मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ वो भी उसके स्किल से बिल्कुल भी कम नहीं है। तो बताओ आखिर तुमने क्या सोचा। अब किन्मो शायद इसे एक्सेप्ट कर सकता था, लेकिन वो अपनी सारी बातें पहले इनके सामने रख देता है कि वो डेविल सेक्ट का मास्टर है और इसी के चलते मैं आपका डिसाइपल नहीं बन सकता, ना मैं आपको अपना मास्टर मान सकता हूँ। अब ये सुनकर तो वो भी हैरान था। वो कहने लगता है कि मुझे लगा था कि शायद मैं तुमसे एक जनरेशन आगे हूँ, पर ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच का जो रिश्ता है ना वो फेलो डिसाइपल्स का है। ये कहते हुए वो उसे रिस्पेक्ट देता है और वो कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल सीनियर ब्रदर लिंजिंग, मुझे भी आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। अब यहाँ पे जो ड्रैगन किलन था वो दूतियान की तरफ देखकर हंसने लगता है, जैसे कि वो उसे चिढ़ा रहा हो कि देखो मेरा मास्टर कितना ज्यादा महान है और उसकी पोजीशन तो उससे भी ज्यादा नोबेल है। तभी यहाँ पे किन्मो से कहने लगते हैं कि आपकी जो इंजरीज है वो अभी इतनी ज्यादा नहीं कि आपकी जान को खतरा है, लेकिन अगर आप जल्द से जल्द रिकवर होना चाहते हैं और नहीं चाहते कि आगे चलकर आपको इससे कोई मसला हो, तो बेहतर यही होगा कि फिलहाल के लिए आप यहीं रहकर खुद को हील करें और जब तक आप पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर जाते आगे ट्रैवल ना करें। तो ये लड़ाई झगड़ों से तो साफ दूर रहें। जिसमें वो कहने लगता है कि बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन अगर पास्ट में जो स्वॉर्ड गॉड है उसने मेरी एक फिंगर को ना काटा होता ना, तो वो जो शियाओली है ना जिसने मुझे इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड किया, उसकी इतनी औकात ना हो पाती, वो मुझ पे एक खरोच तक नहीं लगा पाता। और चिंता मत करो, वो मोटा भी ऐसे सही सलामत वापस नहीं गया है, मैंने भी उसे ठीक ठाक जख्म दे दिया है और अगर उसके पास एक माहिर हीलर नहीं हुआ ना तो मुझे पूरा यकीन है कि उसे क्लोज्ड और कल्टीवेशन में 2 से 3 साल तो गुजारने ही होंगे ताकि वो अपने इंजरीज को हील कर पाए। वैसे वो काफी ज्यादा अजीब है। डीमन क्लैन के अंदर कुछ भी होता है, एक बच्चा भी अगर पैदा होता है ना, वो हर चीज का जिम्मेदार बस उन्हें ही समझता है। पर ये सब छोड़ो, मुझे अभी याद आया, एक बात बताओ, मैंने तुमसे पूछा नहीं, आखिर तुम अकेले इन डार्कनेस के अंदर क्या कर रहे हो? डीप रूइंस में तुम्हारा ऐसा क्या काम है कि तुम ऐसे भटकती आत्मा की तरह यहाँ वहाँ मंडरा रहे हो? हाँ, और तुम्हारे साथ स्वॉर्ड गॉड क्यों नहीं है? जिसमें वो कहने लगता है कि असल में यही रीजन है कि जिसके चलते मैं यहाँ मौजूद हूँ। मेरे विलेज के जो एल्डर्स हैं वो सब के सब इस डार्कनेस के अंदर ट्रैप होके रह गए हैं। तभी वो उनके सामने वो स्क्रोल को ओपन करके रख देता है जिसमें सबकी पेंटिंग्स होती हैं और थोड़ी देर से देखने के बाद यहाँ वो हंसने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि वो ओल्ड स्वॉर्ड गॉड और जो हेवनली डेविल सेक्ट की जो फाउंडर है, ये दोनों बेवकूफ एक साथ गुम हो गए। मैं जो इमेजिन कर रहा हूँ वो सच है। ये कहते हुए वो पागलों की तरह हंसने लगता है, जिसके चलते उसके जख्म वापस से ताजा हो जाते हैं और वो हल्की सी खून की उल्टियां भी करने लगता है। और तभी वो खुद को रोकने लगता है और कहता है कि वैसे एक बात बताओ, इस पेंटिंग के अंदर जो मैं ब्लैक स्मिथ को देख पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे कहीं तो देखा है। यहाँ याद आया, अभी हाल ही में तो मैंने इससे मुलाकात की थी, तब मैंने इसे चैलेंज किया था इसकी स्पीड को टेस्ट करने के लिए, और याद नहीं आ रहा कि मैं उससे कब मिला था, लेकिन हाँ ये हाल ही की बात है। और पता है इससे मैंने कम्पीट भी किया और इसकी स्पीड भी बहुत ही ज्यादा तेज थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पूरा टाइम ये बस चुप क्यों था। एक लफ्ज का इसने जवाब नहीं दिया। लगता है कि इसका टेम्पर थोड़ा अलग है, कुछ ज्यादा ही घमंड है से अपनी स्पीड में। पर हाँ मानना पड़ेगा इसकी स्पीड बहुत कमाल की थी। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मैंने उसे थोड़ा कम आगा था, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो मुझसे तो बिल्कुल भी कम नहीं। वॉरियर ऑफ द कैलिबर सच में ये बहुत ही ज्यादा रेयर है, ऐसे लोग आजकल देखने बहुत ही कम मिलते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर ऐसा वॉरियर एग्जिस्ट करता है तो आखिर मैंने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना। ये सुन के वो समझ आता है कि वो ग्रैंडपा म्यूट की बात कर रहा है। तभी किन्मो कहने लगता है कि आप जिसकी बात करें वो
वो असल में हमारे विलेज के ग्रैंडपा म्यूट है। तो सीनियर ब्रदर, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आखिर आपने उन्हें आखिरी बार कहाँ पे देखा था? जिस पे वो बताने लगते हैं कि असल में मुझे किंग ऑफ फेंगडू ने ऑर्डर दिया था कि मैं इस फॉरबिडन जोन को थोड़ी देर के लिए पेट्रोल करूं और ग्रेट रून्स के आसपास की ये जो भी इलाके हैं ये सारे मेरे दायरे में आते हैं, और उनमें से एक जो फॉरबिडन जोन था ना उसी में वो गया है। यहाँ तक कि उस फॉरबिडन जोन में मैंने ग्रेट मजिस्ट्रेट ऑफ युदु के एक अवतार को भी देखा था, और युदु के मजिस्ट्रेट को देखने के बाद ना मेरे अंदर ये दम ही नहीं हुआ कि मैं वहाँ पे जाके उसे चेक करूँ। अब ये सुनते साथ ही किन्मो समझ आता है कि जो मजिस्ट्रेट ऑफ युदु है वो इस वक्त ग्रैनी सी और ग्रैंड पास की सोल को वहाँ पे कैप्चर करने के लिए जा रहे हैं। तब इसके मन में एक सवाल आता है और वो उसे पूछने लगता है कि सीनियर ब्रदर, एक बात बताइए, क्या वही फॉरबिडन जोन असल में केयरफ्री विलेज है? वही केयरफ्री विलेज जिसकी तलाश में कर रहा हूँ? जिस पर वो बताने लगता है कि केयरफ्री विलेज आखिर ये क्या है? माफ करना लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि आज से पहले मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। लेकिन हाँ, लेकिन तुम जिस ब्लैक स्मिथ की बात कर रहे हो, या फिर मैं ये कहूँ कि ग्रैंडपा म्यूट, तो मेरे ख्याल से वो ड्रैगन वैली से जो वेस्ट की ओर का डायरेक्शन है वो उस ओर गया है, और मेरे ख्याल से वो अभी आधे रास्ते में ही होंगे। अब ये बात सुनते साथ ही किन्मो इमीडिएटली मैप के ऊपर मार्क कर लेता है और कहने लगता है कि मुझे काफी अफसोस हो रहा है कि आप जैसा एक माहिर टैलेंटेड एक एक्सप्लोरर भी इसके बारे में नहीं जानता, जबकि आप तो डार्कनेस में यहाँ वहाँ चक्कर लगाते रहते हैं। मुझे लगा था कि शायद आपको पता होगा केयरफ्री विलेज के बारे में। किन्मो मनी मन थोड़ा डिसअपॉइंट होता है। अब यहाँ का माहौल बदलता हुआ देखकर किन्मो उससे कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर लिंजिन, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करना है, क्या आप मुझे लिविंग ऑफ डेड के रियलम में ले जा सकते हो? जिसमें यहाँ ब्रदर लिंजिन बताने लगता है कि तुमने एक बार मेरी जान बचाई है तो जाहिर है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं एक बात बता दूं, तुम्हारी कल्टीवेशन इस वक्त बहुत ज्यादा कम है और वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। यहाँ तक कि अगर तुम अपनी सोल को बेच भी दो ना तो भी तुम किंग ऑफ फेंगडू के कहर से बिल्कुल भी नहीं बच सकते, और न ही तुम उससे अपनी जान छुड़ा पाओगे। वो जगह सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिसपे यहाँ पे किन्मो कहने लगता है कि मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं कि मैं उससे मिलूं, बल्कि मेरी तो ये कहते साथ ही वो चुप हो जाता है। अब यहाँ ब्रदर लिंजिंग समझ आता है, वो कहने लगता है कि ठीक है, फिर अगर तुम तैयार हो तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकता, और हाँ ख्याल रखना कि तुम उससे मुलाकात ना ही करो तो बेहतर है। अब तभी यहाँ पे वो अपने पास से एक जेड टोकन को बाहर निकालता है, और जैसे ही वो उसे एक्टिवेट करने लगते हैं अचानक से यहाँ पर काफी सारी जो डार्कनेस की एनर्जी है वो चारों ओर घिरने लगती है। पूरा का पूरा ये जगह चेंज हो जाता है, और तभी डेड रियलम का जो गेट है वो ओपन होने लगता है। नाव के ऊपर सवार होकर किन्मो को लेकर जो ब्रदर लिंजिंग है वो आगे निकल जाता है, और यहाँ इनके सामने वही हाफ मून वाली बोट मौजूद थी जिसके ऊपर एक छोटा सा जैसे मून भी कनेक्टेड था। अब यहाँ पे इस मून शेप के शिप को देखते साथ ही किन्मो पहचान लेता है कि ये वही शिप है जिसके बारे में ग्रैंडपा विलेज चीफ ने मेंशन किया था कि ये असल में किन्मो से और केयरफ्री विलेज से लिंक्ड है। अब तभी सभी लोग शिप के ऊपर सवार हो जाते हैं और इसे देखने लगते हैं। दूती और मनी मन कहने लगता है कि ये शिप अपने आप में ही एक डिवाइन क्रिएशन है। इस दौरान किन्मो का लॉकेट भी मिस्टीरियस वे में उसे एक अलग ही जगह पे लीड करके ले जाता है जहाँ एक बंदा कुछ चैंटिंग कर रहा था, और तभी कहता है कि तुम तो केयरफ्री विलेज से हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वही जाइंट से फेस वाला बंदा मौजूद था, और वो कहने लगता है कि तुम लोग आखिर यहाँ क्या लेने आए हो? जिसपे किन्मो उसे बहुत ही प्यार से कहने लगता है कि हम यहाँ पर कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं, मुझे तो बस ये शिप बोरो करनी है आपसे। लेकिन यहाँ पे तो वो बहुत ज्यादा डर चुका था। वो कहता है कि प्लीज प्लीज मुझे कुछ मत करो, मैं कोई ट्रेटर नहीं हूँ, मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं बस वहाँ से भाग के आया। सच बता रहा हूँ, मैंने केयरफ्री विलेज को धोखा नहीं दिया, वो सभी लोग अपनी गलती की वजह से मारे गए, मेरी इसमें कोई गलती नहीं। तभी यहाँ पे ये कहते हुए वो बुरी तरीके से पैनिक कर जाता है, रोने लगता है। लेकिन यहाँ पे सीनियर ब्रदर लिंजिंग बताने लगते हैं कि मैं यहाँ इस शिप पे पहले भी आ चुका हूँ, और इस मैडमैन के अलावा यहाँ पे और कोई भी नहीं। और हाँ, ये जो पिलर तुम देख रहे हो मैंने इन्हें भी बहुत ही अच्छे से जांचा परखा है, मैंने इंसेप्शन किया है, लेकिन मुझे कुछ खास पता नहीं चला। यहाँ पे किन्मो का लॉकेट तो उसे इसी पिलर की ओर ले जाता है। किन्मो जाने लगता है, दूतियान उसे रोकता है और कहता है कि लड़के अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ, तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जिस चीज की तलाश में तुम आगे बढ़ रहे हो उसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि ये तुम्हें उल्टा डिफोर कर लेगा। लेकिन किन्मो अपने मन में कहने लगता है कि पर ये शिप और मेरा ये जेड पेंडेंट ये दोनों ही केयरफ्री विलेज से आए हैं, और अगर वाकई में मेरे रगों में केयरफ्री विलेज का खून दौड़ रहा है तो फिर ये कहते हुए किन्मो अपनी आईज ओपन करता है और कहता है शायद ये चल जाए। और तभी जैसे वो उस पिलर को टच करने वाला था, यहाँ पे वो मैडमैन चिल्लाते हुए कहता है प्लीज ऐसा मत करो, उसे मत छुओ। तभी किन्मो का हाथ रुक जाता है और फिर किन्मो अगले ही पल उसे छू लेता है, जिसके चलते अचानक से ये पूरा का पूरा पिलर एक टेरिफाइंग से एनर्जी को रिलीज करते हुए ग्लो करने लगता है, और एक एक करके जो आसपास के बाकी के पिलर्स थे वो सब के सब भी ऐसे ही ग्लो करने लगते हैं, और धीरे धीरे करके पूरा का पूरा ये एरिया जैसे एक्टिवेट होने लगता है। ये देखकर ब्रदर लिंजी भी काफी ज्यादा शॉक्ड था, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि किन्मो के छूने से ये पिलर ऐसे एक्टिवेट हो जाएगा। अब अचानक से किन्मो को भी बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, ऐसा लग रहा है कि इसके एनर्जी को कोई ड्रेन कर रहा है। इवन कि किन्मो थोड़ी थोड़ी देर में अंडर जैसा दिखने लगता है, लेकिन इतने दर्द को बर्दाश्त करने के बावजूद भी किन्मो हार नहीं मानता। उसे पता है कि इस चीज की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। अब पूरी की पूरी जो मून शिप थी वो उसकी एनर्जी के साथ रेजोनेट करने लगती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो उसे रिस्पॉन्स कर रही है, जो देखकर तो वो ओल्ड मैन भी हैरान था। यहाँ देखने वाली बात ये थी कि अब किन्मो को पेन नहीं होता,
वो चुपचाप यहाँ खड़ा हो जाता है जैसे कि ये पूरी की पूरी एनर्जी इवन की ये शिप उसकी हो। ब्रदर लिंजिंग हैरानी के साथ कहता है कि किन्मो तुम एक द ट्रू मून हार्डर हो, पर नहीं ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि इस शिप का जो मून गार्डियन था उसके साथ जो बाकी के मून हार्डर्स थे वो सब के सब एक साथ मारे गए काफी सालों पहले। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से यहाँ पे एक पत्थर पूरी तरीके से एक्सप्लोड कर जाता है और फिर उसकी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो आपस में फ्यूज होकर यहाँ उसी जाइंट से पिलर के साथ फ्यूज हो जाते हैं और किन्मो के फोरहेड पर हमें एक थर्ड आई जैसी चीज नजर आती है जो कि काफी ब्राइटली यहाँ पे ग्लो कर रहा था। और तभी किन्मो के इनर रियलम में पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो खुद को पाता है और यहाँ पर 7 कलर्ड लाइट चारों ओर नजर आ रही थी और एक आवाज उसे कहने लगती है कि 6 डायरेक्शंस। और जैसे ही आवाज उसके कानों में जाती है यहाँ से एक ब्राइट रोशनी निकलती है जो कि एक रे ऑफ लाइट बनकर ऊपर की ओर जाने लगती है और एक एक करके हर एक आसमान की लेयर को ब्रेक करते हुए एक 7 स्टार को क्रिएट करता है। पहले यहाँ पे हमें 6 स्टार्स नजर आते थे, अब यहाँ पे 7 स्टार्स हो चुकी थी और वो एक सन एंड मून का शेप भी ले लेता है। यहाँ पे किन्मो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था। वो अपनी आईज ओपन करता है तो उसकी बॉडी धीरे धीरे एक्सपैंड करने लगती है और तभी किन्मो अगले पल खुद को उसके अंदर पाता है जहाँ वो सेलेस्टियल बीइंग नाम की एक न्यू फॉर्म को अनलॉक करता है और यहाँ उसे लाइफ एंड डेथ का वो जो रिवर है वो भी नजर आता है। और जैसे ही किन्मो इस फॉर्म को अनलॉक करता है ना तो धीरे धीरे उसकी बॉडी इस हद तक एक्सपैंड कर जाती है कि चारों ओर जो बर्फ का दबाव है ये और ज्यादा बढ़ने लगता है और किन्मो के बॉडी के आसपास एक आयरन आर्मर उसके बॉडी को कवर करने लगता है और फिर इसके 2-3 हाथ भी पीछे से निकलने लगते हैं जो कि बाकी के पिलर्स को होल्ड करते हैं। इवन कि यहाँ पे वो जो मैडमैन था ना वो भी बर्फ के नीचे दब चुका था इस प्रेशर के चलते। किन्मो का साइज इस हद तक मैसिव हो चुका था कि वो सारे के सारे जो चारों पिलर्स थे ना उन्हें अपने हाथों से ही होल्ड कर लेता है। जो देखते साथ ही ड्रैगन क्लिन बहुत ही चिल मूड में कहता है कि यार तुम तो फिर से ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। वैसे एक बात बताओ, आखिर ये किस स्टार सोवरीन का फॉर्म है जो कि हम पहली बार देख रहे हैं? मैंने मेरे यंग मास्टर को आज से पहले कभी भी इसे यूज करता हुआ नहीं देखा और कितना कूल लग रहा है। और जरा देखो ये कितना ज्यादा मैसिव है। तभी यहाँ किन्मो का जो सिर है वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके सर पे एक बड़ा सा आयरन आर्मर आ चुका था और नीचे से जो मून शिप है ना वो डिवाइन पावर्स को इसकी बॉडी में लगातार इंजेक्ट किए जा रही थी। चारों ओर बर्फ का जो सतह का लेयर था ये और ज्यादा एक्सपेंड होता रहता है। तभी यहाँ पे लिंजिंग कहने लगता है कि ये डिवाइन पावर्स तो फोर्सफुली इसके जो डिवाइन ट्रेजर से इसे फोर्सफुली ओपन करने की कोशिश कर रही है। क्या किन्मो इसे सर्वाइव कर पाएगा? यहाँ पे किन्मो का फोरहेड भी वापस से ग्लो करता है और वही आई शेप्ड मार्क हमें दिखाया जाता है जिसके चलते आसपास हवा में सारे आइस क्रिस्टल्स हमें नजर आते हैं जो कि फ्लोट करते हुए एक पार्टिकल का जैसे फॉर्म ले लेती है। तभी जमीन के नीचे से कुछ टोट शेप के जो स्टोन स्टैचूज थे वो बाहर आते हैं जिनकी तादाद एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारे थे और ऐसा लग रहा था कि ये जैसे अपने सुप्रीम लीडर के कमांड का इंतजार कर रहे हो। और गौर से देखो तो ऐसा लगता है कि जैसे ये सबके सब जिंदा हो बस बर्फ में फ्रीज हो चुके हैं। अब तभी यहाँ किन्मो के फोरहेड से एक रे ऑफ लाइट निकलती है और जैसा कि तुम देख ही सकते हो कि कैसे ये लाइट जो है निकलती है, जो पार्टिकल्स जो कि अभी अभी बने थे हवा में उनसे टकराती है, रिफ्लेक्ट करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगते हैं और अपना रास्ता बनाते जाते हैं। और फिर ये रे ऑफ लाइट पूरी तरीके से डिवाइड होते साथ ही ये जो टोड्स थे ना इनके हाथों में जिनका स्पेयर था उसके ऊपर जाके गिरती है। यहाँ पे जो लिंजिंग है वो हैरानी के साथ कहने लगता है कि एक मून हार्डर भी कभी भी मून शिप की टेरिफाइंग एनर्जी को इस हद तक कंटेन नहीं कर सकता, इस हद तक वो इसे अब्सॉर्ब नहीं कर सकता कि वो उसे दूसरे की ओर रिफ्लेक्ट भी कर पाए। सिर्फ ऐसे मून हार्डर जिनकी जो इनेट कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, सिर्फ वही इसके आगे टिक सकते हैं और ऐसे इसका वो यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली उस मून से एक लाइट निकलती है जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हुए बाकी के मून शिप में जाने लगती है। आखिर एग्जैक्टली ये लड़का है तो है कौन? यहाँ पे ब्रदर लिंजिंग काफी ज्यादा शॉक थे। तभी हम किन्मो को देखते हैं और उसने अपने स्टार रियलम के अंदर जिस सेलेस्टियल बीइंग का फिगर देखा था अचानक से इस रे ऑफ लाइट से उसका पूरा का पूरा फिगर बनने लगता है अंधेरे में। जिसके बाद यहाँ एक गेट ओपन होता है जिसके अंदर से अपना किन्मो बाहर आता है और ये एक ऐसी पावर थी ना जो कि जैसे लाइफ ऑरा से पूरी तरीके से भरी हुई हो। किन्मो अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में देख पा रहा था कि जैसे वो पूरी की पूरी लाइफ ऑरा को कंट्रोल कर रहा हो, जहाँ पर भी वो हाथ लगाता है वो जगह पूरी तरीके से हरी भरी हो जाती है। किन्मो यहाँ मछलियों के साथ तैरते हुए आगे की ओर जाता है और उसका जो डिवाइन फैंटम है पीछे वो भी इस चीज को फॉलो करते हुए आगे की ओर जा रहा था। ये सब कुछ किन्मो के इनेट वर्ल्ड में चल रहा था और यहाँ बाहर किन्मो के फोरहेड के पास उसके पीछे एक जायंट सा हाफ मून शेप का रिंग भी बनता है जिसे देखकर सबके होश उड़ चुके थे और यहाँ जो ऑरा किन्मो रिवील कर रहा था वो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग था। यहाँ पे ब्रदर लिंजिंग कहने लगता है कि ये तो डिवाइन ब्रिज डिवाइन ट्रेजर है। इसका मतलब ये तो नहीं कि इस लड़के की जो डिवाइन ब्रिज डिवाइन ट्रेजर है वो पूरी तरीके से इंटैक्ट है। और कैसे? यहाँ तक कि मेरे जैसा डिवाइन ब्रिज रियलम एक्सपर्ट और वो ओल्ड फॉर्ड गॉड, हम तो जब यहाँ आते हैं हमारे बोन्स तक पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाते हैं। तो आखिर कैसे? आखिर ये लड़का अपनी फ्लैश ब्लड और सब चीज को रिस्टोर कैसे कर पा रहा है? ये हमसे डिफरेंट कैसे दिख रहा है? और एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने लास्ट जो मून हार्डर था उसे पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया है आज उसकी जगह लेके? यहाँ पे हम ड्रैगन किलन को देखते हैं जिसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो तो बस किन्मो को हैरानी के साथ
देखे जा रहा था। उसे पता है ये मेरा यंग मास्टर है, अगर ये पावरफुल हो रहा है, ये सही सलामत है, तो मैं भी रहूंगा। लेकिन जो ब्रदर लिंचिंग था वो समझ चुका था कि किन्मो अब एक कोई नॉर्मल पर्सन नहीं रहा, वो एक लिविंग हेवनली गॉड बन चुका है, एक मून गार्डियन बनकर, और अब उसे कोई नहीं रोक सकता। अब तभी हम देखते हैं कि किन्मो का जो ये लॉकेट होता है ना, ये तेजी से ग्लो करने लगता है। अब किन्मो के साथ ये सारी चीजें होता हुआ देखकर जो सीनियर लिंचिंग है वो कहने लगता है कि अब तो जो रियलम ऑफ लिविंग डेड है वो भी किन्मो को अपने पावर्स के जरिए से बाइंड नहीं कर सकती। जरा इसकी ताकत देखो। यहाँ पे किन्मो दूतियान और बाकी सबकी तरफ देख रहा था। दूतियान अपने मन में कहने लगता है कि मैंने जैसा इस वर्ल्ड के बारे में इमेजिन किया था ये बिल्कुल वैसा नहीं है, क्योंकि इस मूनशिप जैसे डिवाइन क्रिएशन को चलाने के लिए एक्सट्रीमली पावरफुल प्रोफाउंड टाउ आर्ट और जो डिवाइन आर्ट्स है उसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो डिवाइन क्रिएशन है ये कुछ ऐसा नहीं कि कोई जो ऑर्डिनरी सिविलाइजेशन के लोग होते हैं वो इसे बना सकते हैं। क्या मैं एक ऐसे वर्ल्ड में घुसपैठ करने जा रहा हूँ जो कि इतना ज्यादा मिस्टीरियस है? क्या वाकई में जो मैं देख रहा हूँ वो सच है? लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर मान भी लिया जाए कि इसे किसी सिविलाइजेशन के लोगों ने फॉर्ज किया है, तो वो सिविलाइजेशन कितनी ज्यादा हाईली एडवांस होगी। और जरा देखो, इतनी एडवांस सिविलाइजेशन के लोग भी ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो गए। अब तभी यहाँ पे दीतियान जो था ना, अचानक से उसकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। उसे इतनी टेरिफाइंग ऑरा फील होती है कि यहाँ इसकी रूह तक कांप उठती है, और वो मन में कहने लगता है कि आखिर ये किस टाइप की टेरिफाइंग पावर थी, जैसे कि मैंने अभी अभी फील किया, और ये मुझे क्यों फील हुई। तभी हम देखते हैं कि किन्मो का पैर नीचे से लेकर ऊपर तक फ्रीज होने लगता है, और यहाँ दीतियान समझ आता है कि जो इस शिप का बैकलैश है वो अब शुरू हो चुका है। और ये चीज किन्मो को भी फील हो जाती है, और जितना ज्यादा किन्मो इस शिप को कंट्रोल करेगा उतना ही ज्यादा उसकी लाइफ फोर्स को ये कंज्यूम करता जाएगा, जिसका मतलब ये है मुझे जल्द से जल्द अपना काम तमाम करना होगा। तभी वो सीनियर ब्रदर लिंजिंग को यहाँ तक गाइड करने के लिए, उसे असिस्ट करने के लिए शुक्रिया करता है, और कहता है कि मैं अब यहाँ से अपने एल्डर्स को ढूंढने के लिए उस फॉरबिडन जोन में जा रहा हूँ, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप अपना ख्याल रखोगे। जिसपे ब्रदर लिंजिंग भी उसे कहने लगता है कि कल्ट मास्टर अपना ख्याल रखना। ये कहते हुए वो भी चला जाता है। अब किन्मो यहाँ पर अपने हाथों से स्पेशल चेन्स को निकालते साथ ही जो बचे हुए 2 पिलर्स थे ना, इनसे अपने हाथों को बांध लेता है, और फिर तेजी से इसे पुल करते हुए वो शिप की डायरेक्शन को चेंज करने लगता है। अब यहाँ तभी किन्मो की जो लाइफ फोर्स है ये काफी तेजी से ड्रेन हो रही थी, और ये सीन बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि वो लड़की जो कि अपने पावर के जरिए से उसी सनशिप को सालों से ऐसे चलाती हुई आ रही थी। किन्मो को बिल्कुल इस मोमेंट पे उसकी याद भी आती है। अब तभी किन्मो जैसे तैसे करके अपनी बची कुची पावर्स को भी एक्टिवेट कर देता है, दोनों पिलर्स की ओर इसे ट्रांसफॉर्म करते हुए ये पूरे के पूरे शिप के अंदर एनर्जी को डाल देता है, जिससे ये एक्सेलरेट करने लगती है, और किन्मो इसका रुख मोड़ते हुए इसे फॉरबिडन जोन की ओर ले जाने लगता है, और धीरे धीरे करके पूरी की पूरी ये जो शिप थी ना ये हवा में फ्लाई करने लगती है। अब सीनियर ब्रदर लिंचिंग भी उसे जाता हुआ देख रहा था। अब जैसे ही ये शिप फ्लाई करती है ना, तो ड्रैगन किलिन रहते हुए कहता है कि सारा देखो ये तो उड़ रहा है। किन्मो इस मून शिप की कमान को संभालते हुए इसे गाइड करते हुए यहाँ से काफी दूर चला जाता है, और सच बता रही हूँ ये सीन बहुत कमाल का लगता है एनिमेशन में। एक ब्राइट मून और उसके साथ एक हाफ मून जैसा शिप। किन्मो यहाँ से निकल जाता है। इस दौरान ड्रैगन किलिन जो कि दीतियान के ऊपर गिर पड़ा था, दीतियान इसे धक्का देख के खुद के ऊपर से हटाता है और कहता है कि तुम बहुत ज्यादा मोटे हो गए हो। अब किन्मो तो अपने सफर पे निकल चुका था, लेकिन जो डाइटीज है फेंगडू के, इन सभी को खबर मिल चुकी है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, और जो चीज यहाँ पे सीनियर ब्रदर लिंचिंग नोटिस कर लेते हैं कि सारे के सारे डाइटीज अब किन्मो के पीछे पड़ चुके हैं। यहाँ सीनियर ब्रदर लिंचिंग के पीछे एक बंदा आके खड़ा हो जाता है, इसके साथ इसके 2 चेले चपाटे भी थे, और तभी वो कहने लगता है कि लिंचिंग जो किंग ऑफ फेंगडू है उन्होंने फरमान जारी किया है कि तुम्हें जल्द से जल्द उनके सामने पेश होना है। यहाँ पे तो सीनियर ब्रदर लिंचिंग की हालत डर के मारे काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो रिस्पेक्ट वे में उनसे पूछने लगता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या ये उस मूनशिप से रिलेटेड है, जिसमें यहाँ वो बंदा कहने लगता है कि है उस मूनशिप, उस कबाड़ के लिए उसे तो आज तक हमारे किंग ऑफ फेंगडू ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो इसके ऊपर जरा बराबर भी ध्यान नहीं देंगे। वो जहाँ जा रहा है उसे जाने दो, और मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि उन्होंने आखिर तुम्हें किस लिए बुलाया है, लेकिन तुम्हारा वहाँ होना बहुत जरूरी है। अब तभी यहाँ ग्रेट आउल की बात सुन के लिंचिंग थोड़ा सा शांत होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम यहाँ पे किन्मो को देखते हैं जो कि अभी भी उस शिप को कंट्रोल कर रहा था। अचानक से उसका वो जो जेट पेंडेंट है वो उसके साथ रेजोनेट करते हुए किन्मो को एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे रहा था, और उसे काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी के जरिए से वो उसे दूसरी ओर लीड कर रहा था, जिसके चलते किन्मो को लगता है कि शायद ये उसे केयर फ्री विलेज की तरफ लीड कर रहा है। और किन्मो एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही करता है, उसी और अपनी शिप को एक्सेलरेट कर देता है। जहाँ जहाँ से किन्मो जाता है ना, वहाँ से मून ऑरा जो है वो जमीन पे गिरने लगती है। तभी एक जगह से जब वो गुजरता है, तभी यहाँ पे एक मिस्टीरियस सा फिगर उसकी ऑरा को पहचान लेता है और कहता है कि क्या केयर फ्री विलेज। अब तभी किन्मो जो कि उस बैरियर के आर पार पहुंच चुका था, और ये बंदा अपने बड़े बड़े नाखूनों से उस स्टोन स्टैचू को पकड़ते हुए कहने लगता है कि बच्चे तो आखिरकार तुम लौट ही आए। यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है, इसकी शक्ल देखो जरा। अब ये बंदा कहने लगता है कि वो हड्डी पहलवान जिसने कि मुझे हर्ट किया वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि इस बार तुम किस हद तक जा सकते हो। तभी वो यहाँ पर एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ चीजों को कहता है, और जैसे ही वो वर्ड्स को कास्ट करता है तभी यहाँ जमीन के अंदर से काफी सारे जो स्केलेटन्स है वो बाहर आने लगते हैं, और धीरे धीरे करके इन सभी अनडेड्स की एक बहुत बड़ी फौज
खड़ी हो जाती है और तभी वो सभी को कमांड करते हुए किन्मो की ओर रवाना होने लगता है। और इसी पीक मोमेंट के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। और अब इसके नेक्स्ट एपिसोड में काफी ज्यादा मजा आने वाला है जो कि नेक्स्ट संडे को आएगा। बट इससे पहले मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।